के लिए एकदम रेडी। तो जल्दी से बच्चा लोग सब लोग आ जाओ और अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो, क्योंकि हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। और कौन है भाई हमारे बच्चे? आ गए शंकर। स्टार्ट करने वाले हैं और आज का टॉपिक क्या के स्वरूप, और इसमें हम लोग आज हैं, मुझे यहाँ पर और बच्चे कहाँ हैं, जल्दी से बुलाओ उनको। तो भाई आज का चैप्टर क्या है? भाई चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। और इसमें हम लोग आज क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का टॉपिक क्या होगा? आज का टॉपिक वही होगा, यानी व्यावसायिक संगठन के जितने प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग। देखो, यानी ये वाला टॉपिक हमारा हुआ था एकाकी व्यापार या एकाकी स्वामित्व या सोल ट्रेडरशिप भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज हम लोग संयुक्त हिंदू परिवार पढ़ने वाले हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये क्या होता है? ये भी बिजनेस करने का ही एक फॉर्म होता है, एक तरीका होता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय मतलब खास तौर पे ये व्यवसाय जो है वो पर्टिकुलरली इंडिया में पाया जाता है, यानी और कहीं नहीं पाया जाता है, यानी सिर्फ भारत में ही, भारतवासी ही लोग इस प्रकार के व्यवसाय को करते हैं। अब जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, हिंदू जो यहाँ पर हिंदू एक हमारा संप्रदाय है, और खास तौर पे वहाँ पर हिंदू संप्रदाय में, धर्म में भी जब पारिवारिक व्यवसाय हो रहा हो, जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों से किया जा रहा हो, उस तरह के व्यवसाय को हम लोग संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय बोलते हैं, जिसमें 3 जनरेशन जो है इन्वॉल्व है। 3 जनरेशन से दादा भी कर रहे थे, फिर बेटा भी कर रहा था, फिर बेटा का बेटा भी उसी बिजनेस में आ गया, तो इसे कह सकते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। व्यवसाय की प्रकृति कुछ भी हो सकती है, किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो सकता है यहाँ। ठीक है, तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और थोड़ा सा इसको पढ़ने से पहले कुछ बातों को थोड़ा और समझते हैं। क्या बातें हैं भाई? फैमिली बिजनेस है, फैमिली चला रही है, जनरेशन से चलता आ रहा है, और कंपनी नहीं बनी है, बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं लगा है, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण जैसा कुछ नहीं कराया गया है इसका, सिर्फ एक लॉ है, हिंदू लॉ 1956 उसके अकॉर्डिंग ये व्यवसाय चलता है, इस प्रकार का व्यवसाय चलता है। ये किसी कंपनी के फॉर्म में नहीं चलता है, छोटा व्यवसाय होता है। फैमिली के जितने भी पर्सन्स होते हैं उन्हीं के कैपिटल और फैमिली की जो पूर्वज की जो संपत्तियां होती हैं, एसेट्स जो होते हैं, उन्हीं संपत्तियों का यूज करके ये बिजनेस चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय विशेष प्रकार का एक संगठन का फॉर्म है, तरीका है व्यवसाय करने का, जो केवल भारत में ही पाया जाता है, केवल भारत में ही इसको हम लोग देखते हैं। हिंदू जो है वो भारत में ही है, तो हमारे देश का ये सबसे पुराना स्वरूप होता है व्यवसाय करने का। और इसका मतलब क्या होता है? उस व्यवसाय से है जिसका स्वामित्व, मतलब जिसका ओनर जो है वो कौन लोग होंगे? स्वामित्व एवं संचालन एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य करते हैं बेटा। मतलब इसके ओनर कौन होते हैं, किन लोगों का शेयर यानी पैसा लगा होता है, कौन व्यवसाय जो है जो लाभ कमा कर देगा वो किस में बांटा जाएगा, तो वो परिवार के सदस्यों के बीच में ही बंटता है। तो परिवार के सदस्य ही इसका प्रबंधन संचालन करते हैं। ठीक है, इसका प्रशासन जो है बेटा हिंदू कानून के द्वारा होता है, हिंदू कानून, हिंदू लॉ के द्वारा किया जाता है। और परिवार विशेष में जन्म लेने पर ही वह व्यक्ति व्यवसाय का क्या बन जाता है? सदस्य बन जाता है। अगर मान लो कि फैमिली बिजनेस है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है, और फैमिली में किसी नए से छोटे से बच्चे का जन्म होता है, तो बाय बर्थ मतलब जन्म से ही वो बच्चा, जिसको भी कुछ भी नहीं पता है, वह भी क्या हो जाएगा? वह भी मेंबर बन जाएगा, वह भी क्या हो जाएगा? उसको भी राइट हो जाएगा, संपत्ति में अधिकार हो जाएगा। मतलब व्यवसाय की जो संपत्ति है वो उसका अधिकारी हो जाएगा। ठीक है, तो बाय बर्थ से ही छोटा सा बच्चा ही सदस्य बन जाता है, वह व्यक्ति व्यवसाय का सदस्य बन जाता है और 3 पीढ़ियों तक सदस्य बना रहता है, व्यवसाय का सदस्य रह सकता है। व्यवसाय पर परिवार के मुखिया का नियंत्रण होता है,
मुखिया का मतलब समझते हो? मतलब कोई डिसीजन लेना हुआ, बिजनेस से रिलेटेड महत्वपूर्ण डिसीजन लेना हुआ, जिसका निर्णय सबको मानना ही मानना पड़ेगा, तो ये कौन लेगा? ये लेगा एल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली, मुखिया। सबसे बड़ा सदस्य परिवार का जो भी होगा उसे कहा जाता है मुखिया, और दूसरे शब्दों में इसे कहा जाता है कर्ता। कर्ता जो लोग होते हैं वो सबसे एल्डर सदस्य होते हैं किसी पारिवारिक व्यवसाय के, जो कि परिवार से संबंधित निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो व्यवसाय पर परिवार के मुखिया का नियंत्रण रहता है, जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है एवं कर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। और सभी सदस्यों का पूर्वज की संपत्ति पर, पूर्वज की यानी जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी पे चली आ रही संपत्तियां हैं, उसमें जितने भी सदस्य होंगे परिवार के, उनका बराबर का अधिकार होता है बेटा। ठीक है, तो उनका बराबर का स्वामित्व होता है तथा उन्हें सहसमांसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहसमांसी कहा जाता है। ये याद रखना, को पेरेंसर्स जिसे बोला जाता है, सहसमांसी कहा जाता है। ठीक है, सहसमांसी कहा जाता है परिवार के अन्य सदस्यों को। और जो सबसे बड़ा सदस्य होता है, मुखिया जो होता है, उसे कहा क्या जाता है? उसे कहा जाता है कर्ता, उसे कहा जाता है कर्ता। ठीक है, इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर एक फिगर दिख रही है आप लोगों का कॉन्सेप्ट को अब इंडिया में इस तरह है। तो परिवारें क्या क्या हो, ये निर्णय न लेने की अवस्था में है, डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लेकिन यस इनका संपत्ति है, बाय बर्थ ही इनकी संपत्ति हो गई। ठीक, चलो, तो यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि हिंदू परिवार व्यवसाय में कुछ इस प्रकार से काम होता है। अब बात करते हैं विशेषताएं क्या क्या होती हैं, लक्षण क्या क्या है हिंदू परिवार व्यवसाय में। देखो बच्चा, एक बहुत कॉमन सी बात है कि आजकल तो हिंदू परिवार, ज्वाइंट फैमिली का तो कॉन्सेप्ट ही धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। अब परिवार में क्या अपना अपना हिस्सा लेकर के लोग अलग हो जा रहे हैं, तो पारिवारिक व्यवसाय अब के समय में उतना ज़्यादा चल नहीं रहा है। तो ये एक पुराना व्यवसाय का प्रारूप था। बहुत ज़्यादा आपको अब इंडिया में इस तरह के व्यवसाय देखने को भी नहीं मिलेंगे। अब जो मिल रहे हैं वो कंपनी बन चुकी है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बन चुके हैं जिसमें शेयर होल्डिंग हो गई है, तो बहुत बड़ा अनकॉमन सा हो गया है अब ये व्यवसाय। लेकिन उसके बाद भी पुराने जमाने में इस तरह के व्यवसाय देखे जाते थे, और अभी भी जहाँ संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट है वहाँ इस प्रकार से व्यवसाय चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट करना, निर्माण करना क्या आसान होता है? कैसे निर्माण होता है? तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लिए परिवार में कम से कम 2 सदस्य का होना जरूरी है। अगर किसी परिवार में केवल एक ही व्यक्ति है तो कभी भी हिंदू लॉ के अधीन वो पारिवारिक व्यवसाय नहीं चला सकता है। तो कम से कम 2 सदस्य का होना जरूरी है, एवं वह पैतृक संपत्ति, जो पूर्वज की संपत्ति है, जो उन्हें विरासत में मिली है, वो उनका ही प्रयोग करके उनका होना भी जरूरी है। और व्यवसाय के लिए किसी अनुबंध की आवश्यकता नहीं है बेटा, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। पूर्वज की संपत्ति है, पूर्वज की संपत्तियों से ही व्यवसाय चला है, आगे बढ़ा है, तो किसी अलग से कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है सदस्यों के मध्य, क्योंकि ये परिवार का लोग हैं। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती है। हर एक सदस्य जो है वो जन्म के कारण ही सदस्यता मिल जाती है, जन्म से ही सदस्य बन जाते हैं। और यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा शासित होता है बेटा। मतलब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो भी धाराएं, जो भी एक्ट बताई गई हैं हिंदू परिवार व्यवसाय के लिए, उसी आधार पर व्यवसाय चलता रहता है। जैसे कि पहले क्या था, पहले केवल मेल मेंबर जो होते थे वो कर्ता बनते थे। हिंदू लॉ ये कहता था कि केवल पुरुष सदस्य ही कर्ता बन सकते हैं, लेकिन अब इसमें संशोधन हो गया है, महिला सदस्य भी कर्ता बन सकती हैं यदि वो सबसे बड़ी हैं तो। ठीक है, तो ये चीजें हैं हिंदू लॉ के आधार पर इनका निर्माण किया जाता है। इसके बाद देखो दूसरा क्या है भाई, दूसरा दायित्व की अगर हम बात करें, दायित्व का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा एकल व्यवसाय में, सोल ट्रेडरशिप में लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब दायित्व। मतलब व्यवसाय में अगर हानि हो जाए और व्यवसाय को बंद करना पड़ जाए
और व्यवसाय ने किसी बाहरी पार्टी से उधार लिया हो, लोन लिया हो, तो लोन को चुकाने का जो दायित्व होता है, लोन को जो पे करने की जो लायबिलिटीज होती है, वो संयुक्त हिंदू परिवार में किसकी कितनी होती है। तो देखो ध्यान से समझना इस बात को, कर्ता को छोड़ करके, मतलब जो एल्डर मेंबर है फैमिली का, उसको छोड़ करके सभी सदस्यों का जो दायित्व होता है, लायबिलिटी जो होती है, वो व्यवसाय की सहसमांसी संपत्ति में उनके अंश तक सीमित होती है। मतलब क्या हुआ मैम, मतलब अगर मान लो कि उन्होंने व्यवसाय में से कुछ लोन लिया है, या व्यवसाय में से जो उनकी संपत्ति का भाग है उसमें से कुछ उन्होंने उधार ले लिया है, या कुछ पैसा उनको बकाया रह गया, उनको देना था, व्यवसाय में लगाना था लेकिन वो नहीं लगा पाए, तो सिर्फ उतना ही पैसा वो पे करेंगे, उतना ही पैसा, उतना ही अंश जितना उन्होंने नहीं पे किया था या व्यवसाय से उधार लिया था, अपने ही व्यवसाय से, अपने ही फैमिली बिजनेस से, सिर्फ उसका ही वो पेमेंट करेंगे सहसमांसी। ठीक है, लेकिन जो कर्ता है, कर्ता का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है, बिल्कुल एकल व्यापारी की तरह। मतलब अगर बिजनेस में कोई उधार हो गया, बिजनेस बंद करना पड़ गया, और बिजनेस को बंद करने के बाद बिजनेस की जितने भी एसेट्स हैं, संपत्ति है, उसको बेचने के बाद भी कर्जा या लोन नहीं चुकाया जा रहा है, तब कर्ता को अपने कुछ निजी संपत्तियों को, यानी कुछ अदर संपत्तियों को भी, अपनी एफडी को भी तोड़ना पड़ सकता है, अपने सेविंग्स को भी तोड़ना पड़ सकता है। तो कर्ता ही पूरी तरह से लायबल होगा लोन को पे ऑफ करने के लिए, उसकी असीमित दायित्व बन जाएगी, बाकी लोगों का दायित्व सीमित रहेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्योंकि कर्ता ही निर्णय ले रहा है, तो अगर कुछ भी गलत होगा तो कर्ता ही भरेगा। ठीक, इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद क्या है, नियंत्रण। नियंत्रण यानी कंट्रोल। कंट्रोल कौन रखता है, मतलब डिसीजन कौन लेता है, निर्णय कौन लेता है व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर, कर्ता लेता है बेटा। कर्ता का पूर्णतः नियंत्रण होता है उसके व्यवसाय पर, और कर्ता जो बोल दिया, जो कह दिया, सारे के सारे कोपेरेंसर्स जो हैं उसे फॉलो करते हैं, सहसमांसी उसे फॉलो करते, उसका पालन करते हैं। तो परिवार के व्यवसाय पर कर्ता का नियंत्रण होता है, वही सभी निर्णय लेता है, तथा वही व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अधिकृत होता है, यानी प्रबंधन मैनेजमेंट देखता है, और उसके निर्णयों से दूसरे सभी सदस्य बाध्य होते हैं, यानी उसने जो डिसीजन ले लिया है सभी सदस्यों को उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको पालन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आवाज कम आ रही है फिर से बेटा। अब कान बता रहे हैं, नियंत्रण जो होता है वो कर्ता के हाथों में। देखो बच्चा, मतलब कोई के बाद की विशेषता क्या है, निरंतरता। क्या व्यवसाय लगातार चलता रहता है? हाँ, व्यवसाय लगातार चलता रहता है बच्चा। मतलब कोई अगर मान लो कर्ता की डेथ हो गई, अगर मान लो सबसे बड़ा जो मुखिया है सदस्य उसकी डेथ हो गई, तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? क्या सोल ट्रेडरशिप की तरह व्यवसाय बंद करना पड़ेगा? इसका आंसर आएगा नहीं। इसका आंसर आएगा नहीं, व्यवसाय चलता रहेगा। जो नेक्स्ट एल्डर मेंबर होगा, जो नेक्स्ट बुजुर्ग सदस्य होगा, वो कर्ता बन जाएगा और व्यवसाय चलता रहेगा। अगर किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है तो भी व्यवसाय जो है वो प्रभावित नहीं होगा, वो चलता रहेगा। बाकी अंश जो है वो सभी बाकी बचे हुए सदस्यों में बांट दिए जाएंगे। ठीक है, तो कर्ता की मृत्यु होने पर व्यवसाय का चलता रहता है, क्योंकि सबसे बड़े आयु का यदि कोई सदस्य होगा तो वो कर्ता बन जाएगा, कर्ता का स्थान ले लेगा, जिससे व्यवसाय में क्या होती है, स्थिरता रहती है बेटा। व्यवसाय स्थिर रहता है, लगातार चलता रहता है, बिजनेस अफेक्टेड नहीं होता है, निरंतर बना रहता है। ठीक है, जबकि एकल व्यापार में क्या था, एकल व्यापार में ये था कि भागा है ना भाग गया, एक व्यक्ति ही बिजनेस चला रहा है, मर गया तो उसका व्यवसाय जो है वो प्रभावित होता था। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, नाबालिग सदस्य, मतलब जिसकी आयु 18 साल से कम है, क्या वह भी सदस्य बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। मैंने आपको यही तो बताया है, जन्म से ही, यानी बाय बर्थ ही, यदि आप फैमिली बिजनेस में पैदा हो गए हैं
और आपकी फैमिली कोई बिजनेस चला रही है, पूर्वज की संपत्ति का प्रयोग कर रही है, तो आपकी बाय बर्थ ही उस संपत्ति में आपका हक बन जाता है। तो बिल्कुल नाबालिग सदस्य जो है वह सदस्य बन सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद की विशेषताएं क्या है? अगर मैं इन सारी विशेषताओं को देखूं तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की कुछ लाभ आते हैं, कुछ गुण हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर प्रभावशाली नियंत्रण। प्रभावशाली नियंत्रण का मतलब क्या होता है भैया? अगर सोचो, सभी लोग अपने आप को कर्ता समझते, व्यवसाय में सभी व्यक्ति को पेरेंसर्स या सहसमानसी, छोटा से लेकर के बड़ा तक सभी लोग व्यवसाय में निर्णय लेते, ठीक है, कि क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, सप्लायर से हम जाएंगे बात करने के लिए, हम डिसीजन लेंगे, तो क्या होता? ऐसे कंडीशन में क्या होता जहां पर हर एक परिवार का सदस्य अपने आप को कर्ता समझता और डिसीजन लेता, निर्णय लेता, तब क्या होता? कोई सोच सकता है? सोचो। टाइम पर काम कंप्लीट हो जाए तो हम कार्यवंशी है। प्रभावी क्या होता है? प्रभावी का मतलब सुप्रिया इफेक्टिव। प्रभावी का मतलब बहुत अच्छे से काम किया जाए, टाइम पर काम कंप्लीट हो जाए, तो हम कहते हैं कि प्रभावी है, प्रभावपूर्णता है, इफेक्टिवनेस है। ये कभी पॉसिबल होता है? हाँ जी, जहां पे इन लोगों में रिवॉल्ट हुआ था। क्या क्या बातें कर रहे हो, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। तब सभी सहसमानसी आपस में लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, विवाद करेंगे और टाइम पर काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, निर्णय सही समय पे नहीं लिए जा सकेंगे। तो एक व्यक्ति जो सबसे बड़ा सदस्य है, अगर उसी को निर्णय लेने की शक्ति दे दी जाए और सारे लोग उसकी बातों को मानेंगे व्यवसाय में, तो काम बहुत सही से हो पाएगा, टाइम पर हो पाएगा, प्रभावपूर्णता आ पाएगी, इफेक्टिवनेस हो पाएगा, है ना? तो बेटा बहुत जरूरी होता है, प्रभावशाली नियंत्रण होता है, ये इसका एक बेनिफिट है, इसका एक गुण है। कर्ता के पास निर्णय लेने के पूरे अधिकार होते हैं और इससे सदस्यों में पारस्परिक मतभेद नहीं होता, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी उसके निर्णय लेने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता, इंटरफियर नहीं करता है। कर्ता ने जो कह दिया वो अंतिम होगा। दादाजी ने बोल दिया कि सबको आज साथ बैठ करके खाना खाना है, वो अंतिम होगा, वो लास्ट होगा। हम वैसे भी अपने बड़े लोगों का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, भले डर से ही सुनते हैं तो क्या, लेकिन सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं दादाजी ने बोल दिया कि फैमिली बिजनेस को ऐसे चलाना है तो ऐसे ही चलाना है। सारे लोग भले ही मन कुछ भी बोले, लेकिन उनके सामने कुछ नहीं बोल सकते हैं, उनका फुल कंट्रोल है बिजनेस पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसके कारण निर्णय जो होंगे वो शीघ्र लिए जा सकेंगे, जल्दी लिए जा सकेंगे और उसमें लचीलापन भी होगा। बेटा अगर निर्णय को बदलना है, चेंज करना है, तो कर्ता आसानी से निर्णय को बदल सकता है, उसे दूसरे लोगों को बताने की या उनकी राय लेने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा डोमिनेंस जो है, प्रभुत्व जो है, वो कर्ता का है। कर्ता आसानी से डिसीजन ले सकता है, आसानी से उसको चेंज कर सकता है, दूसरे अदर मेंबर उस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंस ही हो जाता है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं बच्चा लोग, दूसरा गुण या दूसरा लाभ क्या है? स्थायित्व। बिजनेस में क्या होता है, स्थायित्व होती है, स्टेबिलिटी होती है। कर्ता की मृत्यु हो जाए, कर्ता की सडन अचानक से डेथ हो जाएगी, तो भी बिजनेस जो हो चलता रहता है और ये इसका एक लाभ भी है, इसका एक मेरिट भी है ना। ये देखो लोग है, चल रहे हो तुम लोग भी। तो कर्ता की मृत्यु से व्यवसाय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अगला सबसे बड़ा सदस्य अधिक आयु वाला व्यक्ति उसका स्थान ले लेता है। अतः बिजनेस जो होता है उसमें स्थायित्व होता है, बिजनेस जो है वो लंबे समय तक निरंतर बढ़ता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद क्या हो रहा है, सदस्यों का सीमित दायित्व, ये भी एक मेरिट है। मान लो, सपोज करो कि आपका फैमिली बिजनेस है, आप संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य हैं, ठीक है,
और अभी जस्ट मतलब आपकी नई नई शादी हुई है, ठीक है, और फिर आपका अचानक से क्या हुआ, बिजनेस में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है, अचानक से प्रॉफिट बहुत कम हो गया है, प्रॉब्लम आ रही है। अभी आपकी नई नई शादी हुई है, प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपके बुजुर्ग जो हैं वो आपके सर पर हाथ रख के खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि हमें फैमिली बिजनेस जो है वो बर्बाद हो रहा है, लॉस हो रहा है, कर्ज हो गया है, बहुत सारा नुकसान हो गया है बेटा। तो ऐसे में बेटे की जिम्मेदारी ज्यादा नहीं रह जाएगी, बल्कि उसमें जो भी लॉस होगा वो कर्ता देखेगा। कर्ता किसी भी तरह से अगर व्यवसाय को मान लो बंद भी करना पड़ रहा है, तो वहां पर एक जो नया नया व्यक्ति है, परिवार का जो यंग सदस्य है, उसका दायित्व सीमित होता है, उसको ज्यादा जोखिम नहीं उठाना पड़ता है, उसका जीवन जो है वो ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो होगा ही, लेकिन उतना अफेक्ट नहीं होगा जितना कि कर्ता देख लेगा, ठीक है। तो सदस्यों का सीमित दायित्व होना एक गुण की बात है। कर्ता को छोड़ करके अन्य सभी सह समांसियों का दायित्व जो होता है वो व्यवसाय में उनके अंश तक ही सीमित रहता है, जितना वो पैसा व्यवसाय में लगाए हैं या जितना उनको अभी देना बचा है उसी के आधार पर सीमित रहता है। इसीलिए उनके जोखिम भी स्पष्ट होते हैं और निश्चित होते हैं। उन्हें ज्यादा जोखिम वहन नहीं करना पड़ रहा है फैमिली बिजनेस में, सारा का सारा जोखिम बेचारा कर्ता ही देखेगा। तो ये भी अच्छी बात तो नहीं है कहीं ना कहीं। खैर ये तो लिखने की बात है बेटा, फैमिली कि आप फिर उसमें भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं हम लोग, गुण की बात कर रहे हैं भाई। निष्ठा एवं सहयोग में वृद्धि। निष्ठा का मतलब समझते हो, ईमानदारी। फैमिली बिजनेस है, कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरी फैमिली से, परिवार से जुड़ा हुआ है और मैं भी इसकी एक सदस्य हूँ। तो बड़े ईमानदारी के साथ मैं अपना काम करूंगी, फैमिली की बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करूंगी, चाहे मैं करता हूं चाहे करता नहीं हूं तो भी। तो पारिवारिक व्यवसाय में निष्ठा देखने को मिलती है, ईमानदारी देखने को मिलती है, सहयोग की भावना देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं चला रहे हैं व्यवसाय, बल्कि घर के लोग ही चला रहे हैं, घर के लोग ही कर्मचारियों को रख रहे हैं और देख रहे हैं। तो व्यवसाय खुद का, उनका खुद का है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा वो मेहनत करेंगे उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉफिट होता है बेटा। कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। लिमिटेशंस क्या है, हाँ डाउट देखूंगी सबसे लास्ट में, मैं सारे डाउट देख लूंगी तुम लोगों के, ठीक है। नहीं नहीं रागिनी ऐसा नहीं है बेटा, डाउट बे ध्यान है मेरा, मैं डाउट देखूंगी लेकिन लास्ट में देखूंगी, टॉपिक्स क्लियर हो जाने दो, एक बार कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा लेने दो, उसके बाद जितने भी डाउट्स होंगे उसको हम लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है। चलिए, तो संयुक्त हिंदू व्यवसाय की कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं, वो क्या है। सीमित साधन, भाई पारिवारिक व्यवसाय है, पारिवारिक संपत्तियों जो है उन्हीं के आधार पर चलाया जा रहा है, पूर्वज जो संपत्ति दिए हैं उन्हीं का प्रयोग करके व्यवसाय में लगाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है व्यवसाय को। तो कहीं ना कहीं एक सीमित संसाधन होते हैं, सीमित पूंजी होती है, कैपिटल होता है, सीमित संपत्ति होती है, उसका प्रयोग किया जा रहा होता है। व्यवसाय बहुत ज्यादा लोन या बहुत ज्यादा कर्ज नहीं ले सकता है, कोई कंपनी नहीं है, कोई बड़ा फर्म नहीं है। तो ऐसे में सीमित साधन जो है वो एक सीमा हो जाती है, एक लिमिटेशन हो जाता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का मूल रूप से पैतृक संपत्ति पर आश्रित होता है, ठीक है, और इसीलिए इसके सामने सीमित पूंजी की समस्या रहती है बेटा, हमेशा रहती है। ये जरूर है कि एक व्यक्ति से तो ज्यादा पूंजी ही होती है इसमें, लेकिन अगर मान लो आपकी पैतृक संपत्ति जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है और आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो फिर बिजनेस बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद सीमा क्या है, कर्ता का असीमित दायित्व। भाई बड़ा सदस्य जो है, भले उसके पास ज्यादा कंट्रोल है, नियंत्रण क्षमता है, डिसीजंस ले रहा है, शक्ति ज्यादा है, पावर ज्यादा है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है, उसके असीमित दायित्व हो रहा है। मतलब अगर कंपनी कह रही हूं, मतलब व्यवसाय को, बिजनेस में अगर लॉस हो जाए या व्यवसाय को यदि बंद करना पड़ जाए, तो कर्ता को अपनी निजी संपत्तियों को भी बेचना पड़ेगा व्यवसाय को के ऋण को, व्यवसाय के लोन को चुकाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है कर्ता का असीमित दायित्व का होना व्यवसाय में, ठीक है। तो कर्ता पर न केवल निर्णय लेने एवं प्रबंध करने का उत्तरदायित्व होता है,
उसका बोझ होता है, बल्कि उस पर असीमित दायित्व का भी भार होता है और व्यवसाय के ऋणों को चुकाने के लिए उसकी निजी संपत्तियों का भी उपयोग करना पड़ सकता है। यही कहता है असीमित दायित्व वाला बात। ठीक है, अच्छा ठीक है श्वेता, बंद करना पड़ गया बिजनेस को, कौन चुका सके नहीं, दायित्व तो हो जाता है, कर्ता की बहुत ज्यादा कहते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो कर्ता का प्रभुत्व, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। ये क्या होता है मैम? प्रभुत्व मतलब क्या होता है? अगर मान लो कोई बड़ा सदस्य है और बिजनेस पे फुल कंट्रोल है उसका, वही सारे डिसीजन ले रहा है, वही सारे निर्णय ले रहा है, और जितने भी सदस्य हैं भले वो खुश नहीं हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, लेकिन उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, उन्हें कर्ता की बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि पावर किसके पास है? पावर है कर्ता के पास। तो कर्ता का फुल डोमिनेंस होता है, प्रभुत्व होता है, वो लोगों को मतलब अपने नीचे रखता है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो सहमत हो चाहे ना हो, उन्हें कर्ता की बात को मानना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, कर्ता के लिए एक गलत भावना लोगों के मन में आ जाती है। होता है ना कभी कभी, घर में ही आप लोग देख लो, अगर आपके कोई बड़े सदस्य हैं और जो वो कह देते हैं वही आपको मानना ही मानना पड़ेगा, तो कुछ सदस्य घर के ऐसे जरूर होते हैं जो कहीं ना कहीं मन ही मन में आपस में ये जरूर कहते हैं, अरे यार अब वो कह दिए तो मानना ही पड़ेगा है। मतलब वो खुश नहीं रहते हैं, ना खुश रहते हैं, लेकिन फिर भी काम करना पड़ता है उनको। तो कर्ता का प्रभुत्व एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है। कर्ता अकेला ही व्यवसाय का प्रबंध करता है, जो कभी कभी अन्य सदस्यों को स्वीकार्य नहीं होता है। इससे उनमें टकराव उत्पन्न हो जाता है, मतभेद उत्पन्न हो जाता है, यहाँ तक कि पारिवारिक इकाई जो है वो भी भंग हो सकती है। वो भी घर छोड़ करके जाने की जिद करने लगते हैं, वो कहते हैं कि हमारे प्रॉपर्टी का हिस्सा हमें दे दीजिए, हम छोड़ के जाएंगे, हम नहीं देखेंगे, हमें इस परिवार के व्यवसाय से कोई मतलब नहीं है, हमारी संपत्ति हमें हमारे नाम कर दीजिए। तो इस तरह के विवाद भी देखने को मिलते हैं पारिवारिक व्यवसाय में, जब कर्ता का प्रभुत्व ज्यादा हो जाता है और कुछ व्यक्ति, कुछ पारिवारिक सदस्य उसकी बातों को मानना नहीं चाहते हैं। तो ये देखो इन लोगों का। चलो, मैनेजमेंट कौन देख रहा है, डिसीजन कौन ले रहा है? कर्ता ले रहा है। एक ही है, एक और लिमिटेशन है बेटा, सीमित प्रबंध कौशल। प्रबंध कौन देख रहा है, मैनेजमेंट कौन देख रहा है, डिसीजन कौन ले रहा है? कर्ता ले रहा है, एक ही व्यक्ति ले रहा है। अब कर्ता जो है उसका डिसीजन गलत भी तो हो सकता है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे जैसे मार्केटिंग फील्ड हो गई, ट्रेडिंग हो गया, और अगर बिजनेस से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं तो मान लो कि प्रोडक्शन हो गया, या फिर हमें कोई रॉ मटेरियल परचेस करना है, उससे संबंधित कोई डिसीजन लेना है। कर्ता हर एक फील्ड में स्पेशलाइज तो नहीं हो सकता है, विशेषज्ञ तो नहीं हो सकता है, कर्ता को हर एक जानकारी तो नहीं हो सकती है, फाइनेंस की भी जानकारी हो, बिजनेस चलाने की भी जानकारी हो, प्लानिंग भी अच्छे से कर ले, एग्जीक्यूट भी कर ले, सब कुछ तो नहीं कर सकता वो बेटर तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं अकेले वो डिसीजन ले रहा है। तो फिर ये एक प्रॉब्लम आ जाती है कि कर्ता को हर क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, जिससे क्या होता है बेटा, जिससे ये होता है कि सीमित प्रबंध कौशल आता है, जो कि एक सीमा, लिमिटेशंस है। ये आवश्यक तो नहीं है कि कर्ता सभी क्षेत्रों का क्या हो, विशेषज्ञ हो। इसीलिए व्यवसाय को उसके कभी कभी मूर्खतापूर्ण निर्णयों के परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जो दादाजी लोग हैं वो पुरानी सोच को ज्यादा प्रमुखता देते हैं, वो नए तरीके अपनाना नहीं चाहते हैं, नई विधियां अपनाना नहीं चाहते हैं, नए तरीके से व्यवसाय करने का विरोध करते हैं, और इसका भुगतान भी करना पड़ जाता है। इसका फिर प्रॉब्लम भी आ जाती है, बिजनेस सरवाइव भी नहीं कर पाएगा, एक्सपेंड भी नहीं कर पाएगा, चल भी नहीं पाएगा। तो ये सारी प्रबंधन समस्याएं सामने आती हैं जब सीमित प्रबंध कौशल का प्रयोग किया जाता है सिर्फ कर्ता के द्वारा। ठीक है,
तो अंत में हम कह सकते हैं कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो है वो ढलान की ओर है बच्चा। बहुत सारी सीमाओं की वजह से आजकल ये व्यवसाय का अस्तित्व बहुत कम हो गया है, बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि हमारे देश में अब क्या हो गया है, हमारे देश में अब संयुक्त हिंदू परिवारों की जो संख्या है ना वो बहुत कम हो गई है। अब संयुक्त हिंदू परिवार पाए ही बहुत कम जाते हैं, उनका विघटन हो रहा है, वो टूट रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रहे हैं, छोटे छोटे ज्वाइंट फैमिली खत्म हो रही है, बल्कि छोटी छोटी फैमिली अपनी ही बन जा रही है। इस वजह से ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी भारत में कम हो गया है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें देखी हैं। अब थोड़ा सा डाउट भी देख लेते हैं। मैम प्रभा, ठीक है, जबरदस्त बताए बहुत कहता है जो में में कोई सम है वही पर्याप्त रहती सब तक कौन हर रही हूँ। अब कुछ जल्दी से हम लोग कुछ थोड़े बहुत एमसीक्यू देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड हम लोग थोड़े एमसीक्यू कर लेते हैं, क्योंकि इसको भी करना जरूरी है। आप बताइए मुझे कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जो सदस्यता होती है, मेंबरशिप जो होती है, वो कैसे प्राप्त की जाती है? आवेदन किया जाता है, इसके लिए कोई एप्लीकेशन दिया जाता है, सिफारिश की जाती है, या फिर जन्म से ही आप सदस्य बन जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका राइट आंसर? हर व्यवसाय में सदस्य चेक कर लेते हैं जल्दी से। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जन्म से ही आप संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्य बन जाते हैं, अगर आप परिवार में जन्मे हैं तो इसका राइट आंसर होगा सी। और हमारे 9 जल्दी से बताओ क्या है? यानी सीमित प्रबंध योग्यता। ठीक है, चातुर्य मतलब विवेक। संयुक्त हिंदू परिवार सीमित प्रबंध चातुर्य यानी सीमित प्रबंध योग्यता। ठीक है, चातुर्य मतलब विवेक। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की डैश है, क्या है? सीमित प्रबंध कौशल या चातुर्य क्या कहला सकती है? विशेषता, लाभ, सीमा या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ। वेरी गुड। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। अन्नू ने लिख दिया है ए, आर्यन कह रहे हैं सी है, श्रेयस, राधिका, अपर्णा सभी सी कह रहे हैं। चलो जल्दी से देख लेते हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? ये लिमिटेशन है, सीमा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीमित वर्ड से ही सीमा समझ में आ रहा है। जहां सीमित वर्ड लिख दिया, सीमित प्रबंध क्षमता, सीमित प्रबंध योग्यता, तो क्या हो गया? सीमा ही हो गई ना। एक ही व्यक्ति जो करता है वो सभी डिसीजंस ले रहा है, तो सीमा हो गई। तो सी होगा इसका राइट आंसर। और हमारे यहाँ बच्चे थोड़ा सा गोल प्रबंध कोई नहीं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बताओ, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में निरंतर एवं प्रबंध होता है, निरंतर प्रबंध होता है परिवार के सदस्यों का, प्रबंधक का, कर्ता का, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रबंध। सब बच्चे हमारे कह रहे हैं यहाँ पर सी होना चाहिए, देख लेते हैं। ओके, यस, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर कर्ता ही होगा बच्चा, क्योंकि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में निरंतर एवं प्रबंध होता है। प्रबंध कौन करता है? प्रबंध करता है कर्ता। प्रबंध परिवार के सदस्य नहीं करते हैं बेटा, कर्ता करता है, इसीलिए इसको हम लोग सी ही जाएंगे। गुड, 80% बच्चे कौन बनता है पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के अंतर्गत कर्ता कौन बनता है? कर्ता कौन बनता है, बताओ। सदस्यों के द्वारा चयनित सदस्य, वरिष्ठतम पुरुष सदस्य, परिवार का सबसे अधिक शिक्षित सदस्य, या कोई भी सदस्य?
वरिष्ठतम पुरुष सदस्य के साथ साथ यहाँ ऑब्लिक कर देना बेटा, ये पुरानी बुक से लिया गया, महिला भी कर देना यहाँ पर। 1 मिनट, पुरुष और स्त्री दोनों, ठीक है। बताओ क्या होगा इसका राइट? वेरी गुड। वरिष्ठ का मतलब होता है सदस्य, कर्ता बन, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा बी, वरिष्ठतम पुरुष या स्त्री सदस्य कर्ता बन सकती हैं। कहा जाता है मुखिया। 85% बच्चे राइट हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है? संयुक्त हिंदू परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखिया को, हेड को क्या कहा जाता है? बताओ जल्दी से। क्या? क्योंकि इस राइट आंसर करता ही होगा, क्योंकि संयुक्त हिंदू परिवार का जो मुखिया होता है वही हेड होता है और उसी को हम लोग कर्ता बोलते हैं। क्वेश्चंस तो सीमित दायित्व होगा। वेरी गुड, 89%, 100% रिजल्ट लाओ भाई। तो बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं ये सारे, क्वेश्चंस तो बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। चलो इसका जवाब दे दो मुझे। संयुक्त हिंदू परिवार व्यापार में कर्ता के पास है, क्या है? सीमित दायित्व, असीमित दायित्व, ऋणों के लिए कोई दायित्व नहीं, या संयुक्त दायित्व? क्या है इसका राइट आंसर? बताओ। दायित्व नहीं। स्कूल का बच्चा सुप्रिया, किस स्कूल की बात? कर्ता को छोड़ करके उन सब का दायित्व व्यवसाय में सीमित होता है, लेकिन कर्ता का दायित्व असीमित होता है। कर्ता को अपनी निजी संपत्ति को बेच करके भी व्यवसाय के कर्जे को चुकाना पड़ सकता है। तो ऐसे केस में कर्ता जो है, कर्ता जो हेड है, जो सारा पावर रख रहा है, उसका दायित्व भी असीमित हो जाता है, अनलिमिटेड हो जाता है। तो बी होगा इसका राइट आंसर। और देखो 45% बच्चे ही राइट हैं यहाँ पर। ध्यान से तुम लोग सुन नहीं रहे हो, मतलब इसका है ना, तुम लोग बात करने में, चैट करने में ज्यादा व्यस्त हो। चलो होगा करना ही रूल तो ऐसा कहूंगी, पढ़ाते टाइम क्लास कर रहे हैं, उसको नहीं पूरा कर